हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम डीएवी क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर का पाठ 4 दोपहरी का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ 4 में हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या होते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं। तो जो अलंकार होते हैं ये अलंकार वे साधन होते हैं जो भाषा में या हमारे काव्य में सुंदरता लाते हैं या काव्य और भाषा को और भी प्रभावशील बना देते हैं। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार। और जो अलंकार होते हैं, हमारा अलंकार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो अलंकार जो शब्द है उसका अर्थ होता है सजावट या आभूषण। जैसे स्त्री होती है, वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करती है, आभूषणों का प्रयोग करती है। जब कोई भी स्त्री आभूषण पहनती है तो उससे वो उसकी जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो इसी प्रकार जो काव्य खंड होता है हमारा, जो कविताएं होती हैं, तो कवि भी अपने काव्य के सौंदर्य को और भी बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। तो इसी जैसे आभूषण क्या है, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसी प्रकार जो अलंकार होते हैं वो काव्य को और भी सुंदर और प्रभावशाली बना देते हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं, अलंकार होते हैं, जो कि काव्य को और भी अधिक आकर्षक और मनोरंजक बनाते हैं। तो इन्हीं को ही हम अलंकार कहते हैं। तो इस पाठ में जो हमारे अलंकार कवर होंगे, वो अलंकार हमारे कई प्रकार के होते हैं। उसमें से जो इस पाठ में जो कवर होंगे वो है हमारा अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 4 प्रकार के अलंकार हम इस पाठ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पाठ का नाम है दोपहरी। तो सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है। जो पहली पंक्ति है वह है घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी। दूसरा वाक्य है कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। तीसरा वाक्य है नभ पर चमचम चपला चमकी। चौथा वाक्य है लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल। तो इन 4 वाक्यों में हमारे कुछ काले मोटे शब्द आए हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया है। ये काले मोटे शब्द थे। आगे पढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों में मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे शब्द सहित लिखिए। यहाँ पर काले मोटे शब्द लिखने हैं और शब्द सहित लिखने हैं, और जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उन वर्णों को भी यहाँ पर लिखना है। तो पहली पंक्ति थी हमारी, पहली पंक्ति में जो काला मोटा शब्द था वो सर्प सरीखी। तो जो सर्प शब्द है उसमें भी स आ रहा है और सरीखी में भी स आ रहा है। तो जो स वर्ण की क्या है, इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है, सर्प सरीखी। तो हमने लिखा स और सर्प और सरीखी। दूसरा जो वाक्य है उसमें है सांझ और समय, तो इसमें भी स और इसमें भी स। तो स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सांझ और समय लिखा हमने। जो तीसरा वाक्य है उसको भी हम ऊपर लिखेंगे। तो इसमें क्या है हमारा, चमचम चमचम चपला चमकी। तो इसमें तीनों शब्दों में क्या है, च वर्ण की आवृत्ति है, च वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। लाली लाल लाल, ल, तीनों में क्या है, ल है। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरी पंक्ति में था, च वर्ण की आवृत्ति थी, चमचम चपला चमकी। चौथी पंक्ति में ल वर्ण की आवृत्ति थी, लाली लाल लाल। तो इन पंक्तियों में हमने क्या देखा, तो देखते हैं। इस प्रकार के प्रयोग कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इन्हें अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार के जो भी हमारे क्या आए हैं, प्रयोग आए हैं, इस प्रकार के जो शब्द आए हैं वो हमारे क्या करते हैं, सौंदर्य में, कविता के जो सौंदर्य में है वृद्धि कर देते हैं, कविता के सौंदर्य को और भी आकर्षित बना देते हैं। तो उन्हीं को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार के योग से बनता है। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला अर्थ। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो आभूषण करने वाला मीन्स जो सौंदर्य को बढ़ा देता है। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसी को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो भी जिन शब्दों से हम
जिन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने काव्य को और भी अधिक आकर्षित, सौंदर्य और प्रभावशील बना देते हैं, तो उन्हीं शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। तो आइए कुछ अलंकारों की जानकारी प्राप्त करें। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। इस करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित, तो दोनों में क्या है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल, चारु चंद्र और चंचल में तीनों में क्या है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। जिन वाक्यों में क्या होता है, एक मतलब 2-3 शब्द आए हैं और उनमें वो सेम ही हमारे वर्ण से शुरू हो रहे हैं, उनका जो शुरू का वर्ण होता है वो सेम हो रहे हैं। जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात वो आवृत्ति अर्थात वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पर हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। याद रखिए, जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, अर्थात जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए तथा कारण भी बताइए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर, इन शब्दों में क्या है, त वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसका कारण क्या होगा, क्योंकि इन शब्दों में क्या हो रहा है, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसी कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ पर मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, इन शब्दों में क्या है, म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर कारण क्या है, म वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी गई, करुणा निधि रोए। तो यहाँ पर देखी दीन दशा और करुणा करी गई करुणा निधि, इन शब्दों में तो क्या है, इन तीनों में द वर्ण की आवृत्ति और इन 3 शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पहले 3 शब्दों में द वर्ण है, दूसरे 3 शब्दों में क वर्ण है, तो इनकी आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। तो अब हम देखते हैं उपमा अलंकार। पढ़िए और समझिए। क, समय शीला सा जम जाएगा। ख, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो ये 2 जो उदाहरण हैं, इन दोनों में हमें एक चीज़ दिख रही है कि इसमें सा और इसमें से। तो देखते हैं हम उपमा अलंकार क्या होता है। उदाहरण, क में समय की तुलना शीला से, जो समय है उसको हमने क्या बताया, शीला सा जम जाएगा। उदाहरण ख में शिशुओं, जो छोटे बच्चे हैं, शिशुओं की तुलना किससे की गई है, अरविंद से। अरविंद क्या है, कमल, कमल से की गई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो सबसे पहले जो उपमा अलंकार की पहचान होती है वो क्या होता है, कभी भी हम किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अन्य व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। तो तुलना देखो हमने दोनों वाक्यों में किसकी की गई थी। पहले वाक्य में जो हम तुलना कर रहे थे वो समय शीला सा, अर्थात हम समय की तुलना कर रहे हैं कि वो शीला की तरह जम जाएगा। या यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो तुलना किसकी कर रहे हैं, शिशु वृंद, अर्थात जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी हम तुलना कर रहे हैं। तो और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पर समय की तुलना हम किससे कर रहे थे, शीला से, और यहाँ पर जो शिशु हैं उनकी तुलना की जा रही थी अरविंद से। तो अरविंद क्या है, कमल है, ठीक है, और शिशु, समय की तुलना किससे की गई थी,
शीशु के समय की तुलना किससे की गई थी? शीला से, कि समय जो है वो शीला सा जम जाएगा, और जो शीशु हैं वो अरविंद से दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अरविंद जैसे शीशु वृंद कैसे सो रहे, मीन्स अरविंद की तरह, कमल की तरह। तो कमल की तरह यहाँ पर शीशु की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि कमल के फूल भी क्या है, बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, इसलिए यहाँ पर शीशु की तुलना अरविंद से की गई है। तो उपमेय वे शब्द होते हैं जिनकी तुलना की जाती है, जैसे समय और शीशु। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, अर्थात शीला से तुलना की गई है और अरविंद से तुलना की गई है। तीसरा इसके अंदर जो गुण होता है इसका, या जो चौथा जो अंग होता है उपमा अलंकार का, वो है जिस गुण के कारण तुलना की जाए। जिस गुण के कारण तुलना की जाए, तो गुण कौन सा था इसके अंदर? हमने बोला था जो समय है वो शीला की तरह क्या रहा है, जम रहा है। तो जमना क्या है? गुण है यहाँ पर, तो जमना। और दूसरे वाक्य में क्या है? यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो जो अरविंद है वो क्या है? कमल, और कमल कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं। तो कोमलता के कारण यहाँ पर तुलना की गई है। तो गुण कौन सा है? पहले वाक्य में जमना गुण था और दूसरे वाक्य में कोमलता। ठीक है, अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द होते हैं समानता बताने वाले शब्द, अर्थात जिस शब्द से हम दोनों को एक जैसा मानते हैं, एक जैसा बताते हैं। अर्थात जो सा से सी, जैसे सा से सी, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। तो ये क्या थे? जो उपमा अलंकार है उसके ये 4 अंग हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और समान धर्म होता है जिस गुण के कारण तुलना की जाती है, और वाचक शब्द होता है जो समानता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे सा से सी, या जैसे और जैसा शब्द भी आ सकते हैं इसके अंदर। सा से सी भी आ सकता है, जैसे, ठीक है, जैसा या सी, ये भी शब्द इसके अंदर आ सकते हैं। तो जब इस प्रकार के हमें जहाँ पर शब्द मिल जाते हैं वो हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्योंकि उपमा अलंकार के अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव की तुलना अन्य व्यक्ति, वस्तु या भाव से की जाती है। तो उस स्थिति में या उन वाक्यों में हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे इसका एक हम उदाहरण लेते हैं कि मेरी आँखें नीले सागर जैसी हैं। जो मेरी क्या है? आँखें नीले सागर जैसी हैं। तो यहाँ पर हम तुलना किसकी कर रहे हैं? जिसकी तुलना की जाए। तुलना किसकी कर रहे हैं? आँखों की। और किससे कर रहे हैं? सागर से कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर समान धर्म क्या है? जिस गुण के कारण। गुण हमारी आँखों का क्या है? कि वो नीली है। जो सागर है वो भी नीला है, और जो आँखें हैं वो भी नीली हैं। और वाचक शब्द यहाँ पर कौन सा है? जो समानता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसी। मतलब जो मेरी आँखें हैं वो नीले सागर जैसी हैं। तो मेरी आँखें, हम तुलना किसकी कर रहे हैं? आँखों की। तो आँखें जो हैं वो क्या हुई? उपमेय, और उपमान सागर, जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, सागर। और समान धर्म जिस गुण के कारण। गुण क्या था यहाँ पर? नीली। ठीक है, आँखें क्या है? नीली है सागर की तरह। और वाचक शब्द क्या है? जैसी। तो आई थिंक कि आपको इस उदाहरण से अब और भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। पहला वाक्य है, काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थीं। सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है। तो सड़कों की तुलना हम अंगारों से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत अधिक गर्म है। गर्म होने के कारण ही उनकी तुलना अंगारों से की जा रही है। नेक्स्ट है, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। एक उपवन है, वो क्या है? बहुत अधिक क्या है? सुंदर होने के कारण जो उसकी तुलना है वो वन अर्थात जो इंद्र देवता का वन है उससे की जा रही है। क्योंकि जो वो उपवन है वो क्या है? बहुत ही अधिक सुंदर है।
और सुंदर होने के कारण जो उसकी तुलना है हम वो किससे कर रहे हैं, नंदन वन से, अर्थात जो इंद्र देवता का जो वन है उससे कर रहे हैं, क्योंकि जो उपवन है वो बहुत अधिक सुंदर है। नेक्स्ट है नंगे नंगे दीर्घकाय कंगालों से वृक्ष खड़े थे। तो गर्मी से झुलसने के कारण क्या है, जो बड़े बड़े, ठीक है, जो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, वृक्षों की तुलना क्या है, हड्डियों के ढांचे अर्थात कंकालों से की गई है। नंगे नंगे यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो क्या है, गर्मी के कारण झुलस कर मतलब कंकाल बन गए हैं, उनके जो पत्ते वगैरह है वो झड़ गए हैं, वो बिल्कुल खाली उनमें लकड़ियाँ टहनियाँ रह गई हैं। तो इसलिए इसी के कारण हम उनको नंगे नंगे बोल रहे हैं। और कंकालों से मतलब वो खाली उनमें लकड़ियाँ टहनियाँ ही रह गई हैं और पत्ते उनके झड़ चुके हैं। किसके कारण, वो गर्मी के कारण झुलस गए हैं। और तो इसीलिए हमने उनकी तुलना किससे की गई है, हड्डियों के ढांचों से अर्थात कंकालों से की गई है। नेक्स्ट है नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। नील गगन जैसे शांत दिखाई देता है, उसकी नील जो गगन है जैसे शांत दिखाई देता है, तो उसकी तुलना भी किससे की गई है, शांत हृदय से की गई है। जैसे हृदय शांत होता है उसी से ही उसकी तुलना की गई है, किसकी, नील गगन की, क्योंकि नील गगन भी क्या है, बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, शांत हृदय से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा था, अब जो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, जो एक्सरसाइज की है, यह थी उपमा अलंकार की, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, गगन सा बताया गया है, तो उपमा अलंकार है। यहाँ पर हम किसके जैसा बता रहे थे, कंकालों सा, किसको, वृक्षों को बता रहे थे कि कंकालों से वृक्ष खड़े हैं। और दूसरे वाक्य के अंदर हमने बताया था नंदन वन सा, अर्थात नंदन वन अर्थात जो इंद्र देवता का वन है उससे हमने उसकी तुलना की थी, किसकी, उपवन की। ऐसे जो पहला वाक्य था उसके अंदर हमने तुलना किससे की गई थी, अंगारों से। किसकी तुलना की गई थी, सड़कों की तुलना। तो ये था हमारा उपमा अलंकार। तो अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। तो ये हमने 2 उदाहरण पढ़े थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दूसरा वाक्य है पर नर व्याघ्र सुयोधन। तो बच्चों जो हमारा रूपक अलंकार है वो है क्या, तो रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। और जो उपमान होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन होता है, जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो जो रूपक अलंकार होता है उसमें उपमेय में क्या है, उपमान को हम क्या है, सीधे रूप से इसके अंदर हम आरोपित करते हैं, सीधा डायरेक्टली इसको हम आरोपित करते हैं। इसमें किसी भी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तुलनात्मक शब्द हमारे कौन से थे, जैसे सा, से, सी, ठीक है, या जैसा या जैसी, इस प्रकार के जो तुलनात्मक शब्द थे, इन शब्दों का प्रयोग रूपक अलंकार के अंदर नहीं किया जाता। इसके अंदर हम डायरेक्ट उपमेय को उपमान में डायरेक्ट आरोपित करते हैं। तो ये हमारा होता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उपमेय और उपमान को हम एक ही चीज़ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि वो दोनों के दोनों क्या है, एक ही हो, ठीक है। और यहाँ कुछ जो हमारा रूपक और उपमा अलंकार है वो कुछ सेम सा होता है, लेकिन बट उपमा अलंकार के अंदर सा से सी शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन रूपक अलंकार के अंदर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर हम उपमेय को जो सब्जेक्ट होता है उसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन, जो हमारा उपमान होता है उसमें डायरेक्ट हम सीधे रूप से हम उसको आरोपित कर देते हैं। तो रूपक और उपमा अलंकार के अंदर कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम उदाहरण क्या बता सकते हैं इसके अंदर, कि जो हमारा उपमा अलंकार होता है उसके अंदर क्या है, 2 चीज़ों के बीच में
समानता जो होती है उसको हम जैसे या समान, जैसे उसके समान या सा से इसी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं अर्थात जो वाचक शब्द होते हैं, उनके द्वारा हम दर्शाते हैं उपमा अलंकार के अंदर। लेकिन जो रूपक अलंकार है उसमें ऐसा नहीं होता, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं, सीधा जो हमारा उपमेय होता है उसको सीधा हम उपमान के रूप में ही प्रस्तुत कर देते हैं, सीधा हम शो कर देते हैं उपमेय को उपमान के रूप में डायरेक्टली। जैसे इसके अंदर हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि उसकी, ठीक है, उदाहरण क्या है, उसकी मुस्कान धूप की तरह थी। ठीक है, तो उसकी मुस्कान धूप की तरह थी। ठीक है, तो हम उसकी मुस्कान को हम क्या बता रहे हैं, धूप की तरह। तो इसमें क्या हुआ, ये हुआ हमारा उपमा अलंकार, क्योंकि हम इसमें मुस्कान को धूप की तरह बता रहे हैं। इसमें हम वाचक शब्दों का प्रयोग, तुलनात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इसी वाक्य को हम बोले कि उसकी मुस्कान, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं क्या है, उसकी मुस्कान धूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, मुस्कान को सीधा क्या है, धूप के रूप में प्रस्तुत किया है डायरेक्टली। इसके अंदर हमने की तरह या सासेसी या जैसा शब्द का, कि उसकी मुस्कान धूप जैसी है या उसकी मुस्कान धूप की तरह है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसमें हमने डायरेक्ट मुस्कान को क्या बताया है, धूप बताया है, धूप के रूप में इसमें हमने इसको प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है और ये उपमा अलंकार है। तो इन दोनों अलंकारों में आई थिंक आपको अंतर जो है वो समझ में आ गया होगा कि रूपक और उपमा अलंकार में क्या उदाहरण है, क्या अंतर है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, कि जो रूपक अलंकार है वो क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग अलंकार है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा शक्तिशाली होता है, जो क्या है, कवि को दो चीज़ों में सीधा हमें समानता को सीधे या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। लेकिन इसके अंदर हम बताते हैं कि वो उसकी तरह है, उसके जैसा है, ठीक है, या सा उसका धूप सा है, धूप सी है, इस प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो उपमा अलंकार होता है। तो चलिए अब हम इसमें इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार स्पष्ट कीजिए। पहला है, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो चरण क्या है, इसके अंदर उपमेय है जिसकी तुलना कर रहे हैं किससे, उपमेय, चरण उपमेय में कमल उपमान का क्या है, अत्यधिक समानता बताई गई है। जो ठीक है, इन दोनों की समानता बताई गई है। समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया गया है या आरोप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु पद पंकज सेवा। तो पद क्या है, उपमेय में, पंकज उपमान का अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है। थर्ड है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन उपमेय में, सागर उपमान का अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है। तो ये था हमारा रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 8 पढ़िए और समझिए। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। ठीक है, आंधी को क्या है, मनुष्य के समान इतराने की क्रिया करते हुए दिखाया गया। अब इतराता कौन है, इंसान ही है। तो आंधी को भी क्या बताया गया है कि मनुष्य की तरह वो इतरा रही है। तो अतः यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या होता है। जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना ही क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात मानवीकरण अलंकार क्या है कि जहाँ पर हम क्या है, निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति को मानवीय भाव, ठीक है, क्रिया या गुण दिए जाते हैं। जहाँ पर जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं या प्रकृति, इनको क्या करते हैं हम, मानवीय भाव, संबंध या क्रियाकलाप या उनके कोई भी जो भी वो क्रिया कर रहे हैं या गुण दिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा मानवीकरण अलंकार होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारी निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं या प्रकृति हैं, उनको क्या है, हम मानवीय भावों की तरह दिखाते हैं कि वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं या इंसान की तरह कोई भी क्रिया अर्थात कोई भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जहाँ पर भी इस प्रकार की भाव हमें दिखाई देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, वो मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए हमें दिखते हैं, तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। कलियां दरवाजे खोल खोल सब झुरमुट में मुस्काती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जिस प्रकार से मनुष्य दरवाजे खोलते हैं इसी प्रकार से कलियां भी क्या है, दरवाजे खोल रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। ठीक है, तो कलियां क्या कर रही हैं, दरवाजे खोल रही हैं और मुस्का रही हैं। तो मुस्काता और दरवाजे खोलना ये काम कौन करता है, तो ये किसी इंसान या व्यक्ति के ही क्रियाकलाप होते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या है, कलियों को बताया कि वो दरवाजे खोल रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो वनस्पतियों को क्या है, मनुष्य के समान अलसाने और चेहरा धोने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो संध्या को क्या है, परी के समान धीरे धीरे उतरने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर है ये सारे मानवीकरण अलंकार। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, कुछ काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं किसी कविता की, तो इनको पढ़कर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। तो यहाँ पर क्या कवि बोल रहे हैं कि ज़माने को बदल दो, धरा जो अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, उसको जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। पसीना बहाकर अर्थात बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत कर कर हमें क्या है, धूल को सोना बनाना है। घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, घृणा को घृणा से अर्थात नफरत को नफरत से जीत पाना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। कठिन बैर को बैर से दबाना, और बहुत ही मुश्किल है कि हम किसी भी बैर को बैर से दबा सकें। कठिन है बहुत रहा इस ज़िंदगी की, बनाओ उसे तुम सुकोमल बनाओ। तो कवि बताते हैं कि जो ज़िंदगी की जो हमारी राह है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, हमें उसको सुकोमल अर्थात बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा बनाना है। बदल दो जमाना धरा चमकाओ, धरा जगमगाओ, बहुत ही सरल है उठे को गिराना। तो ज़माने को बदल दो, धरती को जगमगाओ, बहुत ही सरल है उठे को गिराना। अर्थात उठे को गिराना, जो उठा हुआ है, ठीक है, उसको गिराना तो क्या है, बहुत ही सरल है। बहुत ही सरल है बने को मिटाना, जो बना हुआ है उसको अगर हम मिटाना चाहते हैं तो बहुत ही हम आसानी से मिटा सकते हैं, लेकिन मिटे हुए को बनाना और गिरे हुए को उठाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ, बदल दो ज़माना धरा जगमगाओ। ठीक है, सरल नहीं है किंतु निर्माण करना अर्थात किसी भी चीज़ को बनाना सरल नहीं है, अगर हो सकता है तो इसे करके दिखाओ और ज़माने को बदल दो और धरा को जगमगाओ अर्थात पृथ्वी को, अपनी धरती को जगमगा कर दिखाओ। किससे, परिश्रम करके, बहुत अधिक श्रम करके ही हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हर किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं, किससे, परिश्रम के द्वारा ही। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कवि क्या करने को कह रहे हैं, तो कवि क्या है, श्रम के द्वारा मिट्टी को भी सोना बनाने की बात कर रहे हैं। धरा जगमगाओ अर्थात मिट्टी को भी जो धूल सोना बनाओ, धूल से भी क्या है, सोना बना दो, मिट्टी से भी सोना बनाने की बात कर रहे हैं। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है, तो धरा को जगमगाने के लिए एक साथ मिलकर परिश्रम करना होगा, कठिनाइयों का सामना कर हमें क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है, तो कवि ने घृणा को घृणा से जीतना और बैर को बैर से अर्थात शत्रुता को शत्रुता से दबाना कठिन कार्य हैं, इनको कठिन कार्य बताया है।
अगला प्रश्न है कवि के अनुसार क्या करना सरल है। तो कवि के अनुसार जो उठा है उसे गिराना और जो बना है उसे मिटाना अर्थात बिगाड़ना बहुत सरल है। पांचवा प्रश्न है कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कवि जीवन को सुकोमल बनाने, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने और कुछ नया निर्माण कर जमाने को बदलने यह दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। पहला शब्द है गह, इसमें हम ग के नीचे र लगाएंगे, ग्रह बन जाएगा ग्रह। कम में ऊपर र लगाएंगे म के ऊपर तो कर्म। टेन में ट के नीचे ये वाला र लगाएंगे ट्रेन, जो पदेन में लगता है प में। ग्राम गाम तो ग्राम बना देंगे इसका ग के नीचे र। धम में म में लगा देंगे धर्म और डम का ड्रम बन जाएगा, नीचे पदेन वाला र लग जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हमें। श्रीमती ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मती में क्या होगा, मती शब्द के अंदर छोटी ई लगी है, यहाँ पर बड़ी ई आएगी तो श्रीमती। ब्राह्मण गलत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो हा है हमारा ये आधा होगा और म पूरा ब्राह्मण। पैतृक ऐसे लिखा जाएगा पैतृक। चिन्ह आधा ह आएगा। स्थाई में ई नहीं आएगा, य में ई की मात्रा। दृष्टि इस प्रकार से लिखा जाएगा, स्वास्थ्य नहीं होता स्वास्थ्य होता है। और कवित्री कवइत्री इस प्रकार से लिखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जीव का जीवा, सांप सर्प, मिट्टी मृतिका, हाथी का हस्ती, घर का गृह, चांद का चंद्र। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। योगी मूल शब्द होगा योग और ई। लुहार का लोहा जमा आर, आर क्या हो जाएगा प्रत्यय। धार्मिक में धर्म और इक होगा प्रत्यय। सपेरा में सांप होगा मूल शब्द और एरा होगा प्रत्यय। प्रभुता में प्रभु होगा मूल शब्द और ता होगा प्रत्यय। निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाइए। ये उपसर्ग दे रखे हैं अति तो अति ग्रह, अति शीघ्र और अतिचार। वी का विकार और वियोग। स्व का होगा स्वदेश और स्वराज्य। प्र का होगा प्रमुख और प्रभार। अ से बनेगा अतिथि और असत्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए। पहला वाक्य है किशोर आम खाता है। क्रियापद है खाता और क्रिया भेद होगा हमारा सकर्मक क्रिया। पिताजी दफ्तर चले गए, चले सकर्मक क्रिया। आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, उड़ और सकर्मक क्रिया। रजत ने माँ की चिट्ठी पढ़ ली, रजत और सकर्मक क्रिया। कमल पतंग उड़ा रहा है, उड़ा और सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ हमें फिलअप्स दे रखे हैं, उसमें हमें जो भी सुइटेबल है वो कारक के चिन्ह से हमें इन स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है अभिनव ने डैश देखकर डर गया। अभिनव शेर को देखकर डर गया। डैश तुम आ गए, अरे तुम आ गए। आम डैश पेड़ डैश चिड़िया चहचहा रही थी। आम के पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। ठीक है। सोहन डैश लाठी डैश सांप डैश मारा। सोहन ने लाठी से सांप को मारा। अर्जुन डैश निशाना साधा और मछली डैश आँख भेद दी। अर्जुन ने निशाना साधा और मछली की आँख भेद दी। ठीक है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाइए। नाती का नातिन, सदस्य सदस्या, अभिनेता अभिनेत्री, देवर देवरानी, माली मालिन, श्रीमान श्रीमती। तो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 80 से 100 शब्दों में कीजिए। यहाँ पर ये हमें चित्र दिया गया है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर रीडिंग। इस चित्र को देखकर हमें यहाँ पर इसके बारे में 80 से 100 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो यह चित्र एक सुंदर बगीचे का है। चित्र में कई बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और कुछ बच्चे बातचीत कर रहे हैं। बीच में एक सुंदर फव्वारा है जिससे पानी निकल रहा है। एक लड़की फव्वारे के पास खड़ी है। पेड़ों और फूलों की क्यारियाँ बगीचे को और भी सुंदर बना रही हैं।
चारों ओर हरियाली फैली हुई है। एक आदमी पेड़ के पीछे खड़ा है और बच्चों को देख रहा है। वातावरण बहुत ही सुखद, शांत, खुशहाल और आनंदमय लग रहा है। यह चित्र हमें बगीचे में समय बिताने, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। तो ये हमारा चित्र को देखकर हमने वर्णन किया है, इसके बारे में हमने ये एक अनुच्छेद दिखाया। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं और कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो वाक्य लिखने हैं वो इस चित्र को देखकर चित्र के आधार पर ही लिखने हैं कि इस चित्र में क्या क्या क्रियाएं की जा रही हैं, उनके आधार पर ही हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं। तो आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छी तरह से अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।